प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन जी को याद करने का उनका बहाना किसी नए संघर्ष को, अगले संघर्ष को पुनर्जीवित करने का रहा है। वह तो एक बहाना है सीढ़ी की तरह। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार जी को। मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रोफेसर कार्यानंद पासवान जी, जो मगध विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति भी रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मित्र प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो हम लोगों के कॉलेज में भी अभी हैं। प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह जी, सिद्दीकी साहब जो शायद बाथरूम गए हैं, सिद्दीकी साहब, हमारे गार्जियन तरुण जी, पारसनाथ जी, और मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी, जो अध्यक्षता करने वाले थे। और मैं कह रहा हूँ कि उन पर फाइन होना चाहिए, बहुत लेट आए हैं। अध्यक्षता करने वाले को लेट नहीं आना चाहिए। साथियों, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं आयोजक हूँ और मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस आयोजन के औचित्य को बताते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कौन याद करता है अंधेरे वक्त के साथियों को, कौन याद करता है अंधेरे वक्त के साथियों को, सुबह होने पर चिराग बुझा देते हैं लोग। और यही प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन के साथ हो रहा था। बरसों से यह तमन्ना थी कि शिक्षक आंदोलन के उस दुर्धर्ष व्यक्तित्व के बारे में, उस विद्वान इतिहासकार के बारे में, उस बहुत बड़े प्रखर और वक्ता के बारे में जब चर्चा बिहार में बंद हो जाए, बरसों बरसों तक कोई चर्चा न करे, तो यह समझने में देर नहीं लगती है कि बिहार का शिक्षक आंदोलन मर रहा है, दम तोड़ रहा है। और इसीलिए मन में कई एक टीस जैसी लगती थी जब ऑल इंडिया में काम करता हूँ और बिहार के तरफ जब अपने पैरों के घुंघरू को देखता हूँ तो अंदर से डिमोरलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। शायद देश का तमाम स्टेट में शिक्षक आंदोलन की जब भी चर्चा होती है, प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन की चर्चा जरूर होती रही है। लेकिन बिहार, जिसको परमानंद सिंह मदन ने पूरे जीवन सींचा, जिस आंदोलन को परमानंद सिंह मदन जी ने आजीवन सींचा, वहाँ जब चर्चा बंद हो जाए तो उस पीड़ा को अगर कोई महसूस करता हो तो उसमें उसी पीड़ा ने मुझे प्रेरित किया कि शायद परमानंद सिंह मदन जी को याद करते हुए हम शिक्षक आंदोलन पर कुछ चर्चा कर सकते हैं और भविष्य की कुछ रोशनी पा सकते हैं। और इसीलिए यह आयोजन किया गया। इस आयोजन में फुटाब भी सहयोगी है। अफसोस है कि फुटाब के महासचिव प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, जो एमएलसी हैं, आज अपने व्यक्तिगत कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए श्री विजय कुमार चौधरी जी ने अपना कंसेंट दिया था, लेकिन जो पॉलिटिकल उथल पुथल का दौर बिहार में चल रहा है, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि शायद मैं नहीं आ पाऊँगा। संजीव जी, जो बैठे हुए हैं मंच पर, मित्र हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने इस आयोजन के में काफ़ी मदद की है, हौसला बढ़ाया है। मैं सबसे पहले उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इस आयोजन में जो हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की है हम लोगों की, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मदन जी के व्यक्तित्व के बारे में सब लोग बोलेंगे। वे एक शिक्षक नेता ही नहीं थे, वे एक इतिहासकार ही नहीं थे, वे एक लेखक भी थे, बहुत अच्छे लेखक, इतिहासकार, इतिहास के, और इतिहास की धारा को, प्रगतिशील धारा को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी जो भूमिका थी
उनको सब लोग अपने अपने रूप से याद करेंगे। इस सभागार में कई शिक्षक नेता बैठे हुए हैं, विजय बाबू बैठे हुए हैं, अभिलेखागार विजय बाबू ने बहुत दिन काम किया, उनके इतिहास के पक्ष को भी रखेंगे। इस सभागार में बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, शिक्षकेतर महासंघ के लीडर्स बैठे हुए हैं। शिक्षकेतर महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गंगानाथ झा जी बैठे हुए हैं। अभी जो शिक्षकेतर महासंघ बिहार का है, विश्वविद्यालय और कॉलेज का, उसके महासचिव रोहित जी बैठे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज बिहार का शिक्षक आंदोलन लगभग मरणासन्न है। बिहार में शिक्षक आंदोलन कहीं दिखता नहीं है आज के डेट में, वह किसी भी स्तर को, और ख़ासकर विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षक मोहताज बने हुए हैं कि हम अपने अपने लीडर को खोज रहे हैं कि कभी साल भर में 2 साल में भी कोई धरना प्रोटेस्ट होता तो शायद हम लोग एक दूसरे से मिलते। उस दौर से हम लोग गुजर रहे। और इसीलिए जब फुटाब की स्थापना हुई थी और जिसके 67 में फुटाब के संस्थापक महासचिव प्रोफेसर परमानंद सिंह हुए थे, उस दौर को जब याद करते हैं, वह दौर था जब केवल 17 कॉलेज कंस्टिट्यूएंट थे और उनका अलग वेतनमान था। और बिहार में जो बिहार से झारखंड तक संयुक्त बिहार था, उस दौर में सारे निजी प्रबंधन के अंतर्गत कॉलेज चल रहा था। निजी प्रबंधन में कैसे शोषण होता है वह आज के डिग्री एफिलिएटेड और इंटर एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक ज़्यादा महसूस करते होंगे। उस गुलामी से मुक्त कराने में परमानंद सिंह मदन की भूमिका अहम थी। फुटाब के गठित होने के बाद उनके नेतृत्व में 70 के बाद जो आंदोलन चला है अंगीभूतीकरण का, उस अंगीभूतीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में परमानंद सिंह मदन की भूमिका सबसे अहम रही है। और सहयोगी थे, उनकी एक बड़ी टीम थी और उस टीम के सहयोग से वे हमेशा आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। वही दौर था 70 और 80 के बीच का, जब स्कूलों का सरकारीकरण और कॉलेजों का अंगीभूतीकरण का दौर चल रहा था। सरकार भी रेशनल थी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि केवल आंदोलन से ही सफलता नहीं मिलती है, सरकार का नज़रिया क्या होता है इससे भी आंदोलन को सफलता मिलती है। आज सरकार का नज़रिया क्या है नहीं है आप सारे लोग समझते हैं। इसीलिए रेशनल सरकार जब होती है तो वह आंदोलन के महत्व को भी समझती है और उसको रिस्पेक्ट भी करती है। मैं तरुण जी के उस बात से 100% सहमत हूँ कि जो एक अच्छा शिक्षक होगा वही एक अच्छा लीडर हो सकता है। मदन जी हमेशा कहते थे कि जो अपने विषय को नहीं समझ सकता है वह शिक्षक आंदोलन को क्या समझेगा, वह नेतृत्व क्या देगा। शिक्षक ऐसा होता है जो अपने समाज को समझता है, अपने परिवार देश को समझता है और आगे समझता है कि आगे हम को क्या करना चाहिए। और इसीलिए एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जो एक अच्छा टीचर हो। और मदन जी भी यही बात कहते थे। मदन जी को इस बात का अफसोस हमेशा सालता था जब अंगीभूतीकरण हुआ और सारी तरह की सुविधाएं शिक्षकों को मिलने लगी और समान काम के लिए समान वेतन का आंदोलन। पटना विश्वविद्यालय उस समय एक विशेष तरह का विश्वविद्यालय था और जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज थे, टीएनबी हो, एलएस कॉलेज हो और दूसरे पुराने कॉलेज जो 17 कॉलेज थे, उनका वेतनमान अलग था और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सारे बिहार के शिक्षकों का एक वेतनमान हुआ आंदोलन के बल पर। केवल धरना प्रदर्शन नहीं, जेल भरो अभियान से लेके तमाम तरह के लिए हम लोग तो 85 के बाद और 87 से आंदोलन में शामिल हुए जब मदन जी का विराट स्वरूप बिहार के सामने था। लेकिन मदन जी में एक अलग की अंतर्दृष्टि थी, कभी भी नेतृत्व की निरंतरता, आंदोलन की निरंतरता को वो टूटने नहीं देते थे।
अगर पटना में प्रोफेसर बसी अहमद, प्रोफेसर इकराम शबनम जैसे लोग, एस.के. गांगुली जैसे लोग, एस.के. बोस जैसे लोग, प्रोफेसर जी.पी. सिन्हा जैसे लोग उनके सहयोगी थे, तो बिहार विश्वविद्यालय में उनके सहयोगी लोग थे। मिथिला विश्वविद्यालय में ब्रजनंदन बाबू और दूसरे सहयोगी लोग थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में सहयोगी लोग थे और एक सशक्त टीम थी। और एक आह्वान पर मैं देखता रहा हूँ कि पटना की सड़कों पर शिक्षक उतर आते थे। वह लड़ाई रोटी की लड़ाई थी। यह सही बात है कि वह लड़ाई रोटी की लड़ाई थी, और जब रोटी की लड़ाई सामने होती है तो शायद हम लोगों में ज़्यादा जोश जगता है। अब जो भी लड़ाई कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों का, विश्वविद्यालयों का बचा है, वह विशेष सुविधाओं की लड़ाई है, वह मक्खन की लड़ाई है। और इसीलिए हमारे शिक्षक बहुत रिलैक्स है, नेतृत्व भी रिलैक्स है कि कुछ बिना किए सब कुछ सरकार दे ही देती है तो क्या करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों। इस बीच में जो डेवलपमेंट हुए हैं बिहार से लेकर देश तक, वह बहुत चिंता का विषय है आज के दिन में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस संघर्ष से हमें कॉलेजों के अंगीभूतीकरण तक हम लोग पहुँचे, जिस संघर्ष से हमारा यूजीसी वेतनमान मिला, जिस संघर्ष से हमें अपने सेवा अवधि में 3 प्रोन्नति मिलने की गारंटी हुई बिहार से, जिस उसी तर्ज पर पूरे देश में 3 प्रोन्नति की सुविधाएं पूरे देश को मिला बिहार के तर्ज पर। वह बिहार आज कहाँ है? वह बिहार क्यों मर रहा है? क्यों यहाँ का आंदोलन ख़त्म हो रहा है? इस चिंता का विषय है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज मदन जी यहाँ होते तो क्या सोचते। मदन जी होते तो उनकी आत्मा को कितनी पीड़ा होती। लेकिन साथियों, केवल आंदोलन और संगठन और मजबूती से अपने मंजिल को पाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए सरकार का नज़रिया और सरकार का जो आइडियोलॉजी है वह भी कहीं न कहीं हमसे टकराता है। वह दौर था जब हम लोग कोठारी कमीशन की बात करते थे। एक दौर आया जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करने लगे, और 90 के बाद जो एलपीजी पॉलिसी आई उसने पूरे चक्र को उलट दिया। और पूरे चक्र के उलटने के बाद आज का जो दौर है वह बहुत ही चिंताजनक और मुश्किल का दौर है, मुश्किल का दौर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब यहाँ समय नहीं है, वक्त भी नहीं है नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने की, लेकिन जो शिक्षा नीति हमारे संविधान के मूल्यों को नहीं मानता हो, जो शिक्षा नीति हमारी धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता हो, जो शिक्षा नीति हमारे पूरे इतिहास को अपने तरह से उलट पुलट करके परोसना चाहता हो, जो शिक्षा नीति किसी खास आइडियोलॉजी में फ्रेम करके हमारे सामने परोसा जाता हो, उस शिक्षा नीति एक अफरा तफरी देश को अफरा तफरी दे सकता है, शिक्षा नहीं दे सकता हुआ। और इसीलिए साथियों मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालय में आज क्या है, विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ। मैं स्पष्ट कहता हूं कि जिस तरह से कुलपतियों की बहाली हो रही, कार्यानंद पासवान बैठे हुए हैं, इनसे रिजाइनेशन मांग लिया गया था चांसलर ऑफिस में, क्योंकि ये कुछ फाइल पर दस्तखत नहीं करना चाहते। इन्होंने दे दिया रिजाइनेशन, कहा कि रखो रिजाइनेशन में चला। वह भी दौर देखा हमने। और आज है कि आप वाइस चांसलर एक पॉलिटिकल लीडर से बड़ा दिखता है। एक दौर था, मदन जी सुनाया करते थे, हम लोग उस दौर में शिक्षक नहीं बने थे। मदन जी को जानने का मौका मिला। मैं जब 76-78 के दौर में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने आया, मदन जी को जानने लगा। लेकिन शिक्षक आंदोलन का नेता के रूप में, एक प्रखर वक्ता के रूप में उनको 85 के बाद देखा। और सच कहते हैं कि अगर मदन जी जैसे प्रखर लोग और भाषण देने वाले लोग जो पूरे ऐतिहासिक संदर्भ को बताते हुए, शिक्षक आंदोलन की ज़रूरत को रखते हुए, शिक्षक आंदोलन के उद्देश्य को रखते हुए जब अपनी बात किसी रैली में, मीटिंग में बोलते थे,
तो जो विरोधी लोग थे वह भी उनसे 100% सहमत होते थे, क्योंकि उनमें विद्वता थी, उनमें जो ऐतिहासिक एक परिप्रेक्ष्य को रखने की क्षमता थी वह अद्भुत था। मुझे याद है, मैं नवादा में टीचर था और आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर वो बोलने गए थे। राजेंद्र मेमोरियल कॉलेज में 300 लोग, पूरे जिला के इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए थे और 2.5 घंटे तक मदन जी ने 50वीं वर्षगांठ पर जो बोला, पिन ड्रॉप साइलेंस था और लगता था कि इतिहास का कितना बड़ा विद्वान शिक्षक बोल रहा है। मैं उनको वक्ता के रूप में वहाँ ले गया था और मुझे याद आता है उस महापुरुष की, और यह टीस मुझे बार बार ऑल इंडिया फेडरेशन करते हुए लगता था। लोग दूसरे राज्यों में पूछते थे, परमानंद सिंह मदन पर कोई आप लोग आयोजन नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, कैसा हो गया बिहार, तमाम चीज़ें होती थी। और मैं कहीं न कहीं अपने को शर्मिंदा महसूस करता रहा हूँ और वही प्रेरणा शायद इस छोटी सभा को, हमने बहुत लोगों को सूचना दी। मैं जानता हूँ, मैंने कहा कि कौन याद रखता है अपने पूर्वजों को, और जो याद नहीं रखता है वह आगे इतिहास भी नहीं बनाता है। यह भी सच्चाई है। मदन जी हमेशा कहते थे, जब सड़कें सूनी होती हैं, उन्होंने कोट करते थे, समाजवादी नेता का कोट करते थे हमेशा कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। और वास्तव में आज बिहार का शिक्षक आंदोलन जब मरणासन्न है और सड़क पर शिक्षक नहीं है, तो जो मन होता है सो सरकार कर रही है, जो मन होता है सो चांसलर कर रहे हैं। कैसे वाइस चांसलर की बहाली हो रही है, कैसे रजिस्ट्रार की बहाली हो रही है, कैसे बरसर तक की बहाली में चांसलर के यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। वह उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसीलिए साथियों, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह दौर भारी संकट का दौर है। जो जब यूजीसी 1956 में गठित हो गया था, तब यूजीसी वेतनमान पाने के लिए एआई फुक्टो की स्थापना हो रही थी। 4 साल उसमें लगे। बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में 10-15 शिक्षकों ने बैठ के नींव रखा एआई फुक्टो का, और धीरे धीरे उस एआई फुक्टो को फैलाया सारे देश में, जिसमें प्रोफेसर मृण्मय भट्टाचार्य का रोल अहम था, मदन जी का रोल अहम था। पटना में 2 बार एआई फुक्टो का सम्मेलन हुआ, 71 में और 80 में, और उसमें परमानंद सिंह मदन की अहम भूमिका थी। एक बार मुजफ्फरपुर में फिर हुआ, बरौनी में हुआ, 4 बार ऑल इंडिया फेडरेशन का यहाँ हो चुका है। और यहाँ के शिक्षकों का इतना महत्व था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातें तय होती थी शिक्षा नीति के अंदर, आंदोलन में सारे डिमांड्स, उस समय बिहार के शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम होती थी। लोग, पूरा देश फॉलो करता था बिहार को उस दौर में, और उसको ऊंचाई देने में परमानंद सिंह मदन की अहम भूमिका थी। आज जब NEP 2020 को लेके अफरा तफरी मचा हुआ है, पूरे विश्वविद्यालय में सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी आधारभूत संरचनाएं हो रहे हैं, नेक के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, शिक्षा की आत्मा मर रही है विश्वविद्यालय के अंदर। अगर आधारभूत संरचना तो है, शिक्षा नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और अब जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आ रहा है, वह UGC को ख़त्म करने, AICTE को ख़त्म करने, NCTE को ख़त्म करने के लिए वह बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है। हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और करीब करीब 180 सवाल हम लोगों ने दागे हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कि यह क्यों और यह क्यों नहीं। और हम समझते हैं कि अगर वह बिल अगले संसदीय सत्र में पारित हुआ तो शायद विश्वविद्यालय का अस्तित्व बचना मुश्किल हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षकों का अस्तित्व बचना मुश्किल हो जाएगा। और जिस UGC वेतनमान की आप कल्पना करते रहे, 7वां वेतनमान तक तो आपने पा लिया, UGC नहीं रहेगा तो आप किस वेतनमान की बात करेंगे। यह एक बड़ा
सवाल है पूरे देश के शिक्षकों के सामने। और शिक्षा न रहे तो इन अरबों खरबों और पूरे समाज के इन्वेस्टमेंट से बने हुए ये हजारों एकड़ में फैले हुए विश्वविद्यालय का क्या भविष्य होगा। हम समझते हैं कि सरकार का नज़रिया साफ है कि इतना इसको घुटने पर ला दो कि लोग उच्च शिक्षा में जाने के लिए नहीं चाहें। सच बात है कि जिस तरह से सारी चीज़ें कॉरपोरेट के हाथों में दी जा रही हैं, विश्वविद्यालय के हजारों एकड़ ज़मीन इस कॉरपोरेट के निशाने पर है। पूरा विश्वविद्यालय सिस्टम ग्रांट से लोन की ओर शिफ्ट हो रहा है। IITs को पूछिए, IIM को पूछिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूछिए, वे भोग रहे हैं। और जब पॉलिसी बनी है तो धीरे धीरे वह नीचे भी उतरेगा और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आएगा। और जब वह लोन पर जाएगा तो लोन में भी है कि 5 साल में आपको लोन लौटाना है। लोन नहीं लौटाएंगे तो आपको ग्रांट वह लोन भी देना बंद होगा और विश्वविद्यालय कॉरपोरेट के हाथों में आसानी से चला जाएगा। सरकार अपना बनाए हुए है सारी नीति कि हमको क्या करना है 2035 तक, क्या करना है 2047 तक। 2047 तक अगर संविधान बच जाए, विश्वविद्यालय बच जाए और तमाम चीज़ें बच जाए तो भाग्य मनाइए कि यह देश बच चुका है, बच जाएगा। इसीलिए हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हम कहीं भी आप विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों से पूछ लीजिए, कर्मचारियों से पूछ लीजिए, कहीं कोई एकेडमिक स्पेस नहीं बचा है। आप अपनी बात खुलकर नहीं रख सकते हैं। आप अगर पहले क्या होता, वाइस चांसलर से हम लोग लड़ते भी थे और फिर बात भी होती थी। आज किसी वाइस चांसलर को आपने छेड़ दिया तो आपको वहाँ तक तबाह करेगा कि आपको कहीं विश्वविद्यालय छोड़कर जाने की स्थिति ना हो जाए। लोग डरते हैं, डर का माहौल बना हुआ है। यह स्थिति है पूरे विश्वविद्यालयों में। और इसीलिए साथियों, हम चले थे समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लेकर कोठारी कमीशन से। आज यू टर्न है। एक ही कॉलेज के अंदर, एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई गेस्ट टीचर है, कोई एडहॉक टीचर है। एफिलिएटेड कॉलेज के लोगों को पूछिए, अनुदान और वेतनमान के लिए क्या क्या प्रसव पीड़ा से उनको गुजरना पड़ रहा है। उस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर से गुजर रहे हैं। इसीलिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत कब का छूट गया और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पूरी शिक्षा व्यवस्था यू टर्न ले रही है। हमारी सारी उपलब्धियाँ जो हमारी एकता से, हमारे संघर्ष से, हमारी एकजुटता से मिली थी, वह दाव पर लगा हुआ है। शिक्षक सोए हुए हैं, उसमें हमारा भी दोष है। हम लोग भी दोषी हैं जो शिक्षक का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन सरकार का इरेशनल रवैया, सरकार का जो शिक्षक विरोधी और शिक्षा विरोधी रवैया है, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसके लिए हम तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहेंगे कि जगिए, नहीं तो जो मिला है वह कब छूट जाए। आप पूछिए नए शिक्षकों से जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलता, UPS, पहले NPS तब UPS, और ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। क्यों नहीं मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम? केंद्र के पास 27 लाख करोड़ का फंड है पेंशन स्कीम का, और उसको 12 न्यारा करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का अभियान है। इसीलिए जब पार्लियामेंट में बहस होती है शिक्षा पर, बजट तो रोज़ रोज़ घट ही रहा है, उसके ऊपर से एक सीतारमन है वित्त मंत्री, बार बार बोलती हैं। और उसके पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी बोला करते थे कि विश्वविद्यालयों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। अपना पैर पर विश्वविद्यालय नहीं खड़ा है तो किसके पैर पर खड़ा है? साफ साफ मतलब है कि 2035 तक नीति आयोग का जो निर्णय है कि 2035 तक विश्वविद्यालयों का बजट जीरो किया जाए, उस ओर देश बढ़ रहा है। और बजट जब जीरो होगा तो आप सोचिए कि आपकी सेवा शर्त और आपकी तमाम बातें कैसे होगी। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जब विश्वविद्यालय और कॉलेज होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर, और प्राइवेट हाथ में होगा, तो आपका वेतनमान कौन तय करेगा, सेवा शर्त कौन तय करेगा, सिलेबस कौन तय करेगा? वही परीक्षा लेगा, वही रिजल्ट देगा।
और छात्रों के लिए फीस इतनी होगी कि शायद पढ़ने की कल्पना कोई गरीब विद्यार्थी तो नहीं ही कर सकता है। उस दौर से हम गुजर रहे हैं। इसीलिए साथियों, इस सभा का महत्व कई मायनों में है। हम परमानंद सिंह मदन को इसलिए याद कर रहे हैं कि मदन जी के नेतृत्व में उस शिक्षक आंदोलन ने इन शिक्षकों को जो दिलाया, वे शिक्षक सोए हुए, नई पीढ़ी शिक्षकों की आई है जिसको आंदोलन का नज़रिया मालूम नहीं है। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने उसको ट्रेंड नहीं किया, बताया नहीं कि शिक्षक आंदोलन में क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। हमने कोशिश किया है कि उन आंदोलनों को मदन जी को याद करते हुए एक छोटी पुस्तिका दिया जाए ताकि लोग पढ़ें और अपने पूर्वजों को जानें और समझें। शायद अगर समझ पाएंगे तो पता चलेगा कि किस दौर से गुजरकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे और हम कैसे फिर नहीं कहते क्लाइमैक्स पर जाके जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। वही जीरो की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र से शुरू है तो राज्य तक भी आएगी और भ्रष्टाचार का दंश तो पूरा शिक्षक समाज आज भोग रहा है। इसको हमेशा याद रखिएगा। और अंत में हम शिक्षकों के लिए एक बात कहना चाहेंगे। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तुरंत ख़त्म कर रहा हूँ। भेड़िया गुर्राता है तुम मसाल जलाओ, उसमें तुम में यही बुनियादी फ़र्क है। अब भेड़िया मसाल नहीं जला सकता, अब तुम मसाल उठा भेड़िया के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। लड़ो, उठो और आंदोलन खड़ा करो। शायद आने वाला दिन फिर हमारे लिए गोल्डन पीरियड होगा। मदन जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम अपने तमाम सुविधाओं को बचा सके और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सके जिसमें सबका कल्याण हो और छात्रों का हो, कर्मचारियों का हो, शिक्षकों का हो, पूरे समाज का हो और देश के लिए संवैधानिक ढांचा के अंदर शिक्षा व्यवस्था चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि मुझे बोलने का मौका दिया आपने। धन्यवाद। शुक्रिया। अभी हम AIFUCTO के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार जी को सुन रहे थे, जिनके कंधों पर शिक्षक कल्याण का बोझ है। इसीलिए वे उस पुराने संघर्ष को भी याद कर रहे थे, नई परिस्थितियों पर भी चिंता व्यक्त कर रहे थे और आगामी ज़रूरतों पर भी प्रकाश डाल रहे थे। हमारे बीच उपस्थित हैं